जैसे आप अभी ताज स्टोरी का आपने नाम लिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो क्या एक क्राइटेरिया था या एक 2-3 पैरामीटर कि आपको लगा कि मैं इस पे एक फुल फ्लेश फिल्म बनाऊंगा? इतना क्या अट्रैक्ट किया ये टॉपिक? रिसर्च इस पे ताजमहल के टॉपिक पे स्टार्ट करी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे फैक्चुअल रिकॉर्ड्स पढ़े, देन मैं कन्विंस हो पाया कि हाँ यार ये एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री है ताजमहल की, जो हिस्ट्री को बताई गई है उससे डिफरेंट भी कुछ है, टेक्स्ट बुक हिस्ट्री। टेक्स्ट बुक हिस्ट्री। देन आई टोल्ड हिम कि सर इस पे बहुत जबरदस्त फिल्म बन सकती है। देन एक ऑल्टरनेटिव है कि हाँ ये शाहजहां ने फाउंडेशन से नहीं बनाया, उसको रेनोवेट किया है, क्योंकि ये किसी पहले हिंदू राजा का महल था। उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये जो ताजमहल है ये हमारी उस पे बना हुआ है, राजा जयसिंह, ये हमारी ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। परेश रावल जी जो कि जिनको कहते हैं सिनोनिमस टू एन एक्टिंग स्कूल इन हिमसेल्फ, उनको ऑन बोर्ड लाना और उनको कन्विंस करना, क्योंकि बहुत ब्रेव टॉपिक है। हर एक्टर शायद 9 आउट ऑफ 10 एक्टर शायद इस टॉपिक को मना करते हैं। उन्होंने ये बोला कि यार देखो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, लेकिन हमको ना इस पे हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, ठीक है ना, हमको इसको वो जिंगोइज्म नहीं करना है या वन साइडेड फिल्म बात नहीं कहनी है ना, हमको एक इस पे फिल्म बनानी है, एक अपनी बात कहनी है, एक सवाल उठाना है जो आपका पॉइंट है। जब वो पोस्टर पहली बार जब ट्वीट हुआ परेश जी की तरफ से जी, तो उस पर बहुत वेग में आए कमेंट्स, प्रोपोगंडा वर्ड बहुत यूज हुआ और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने बहुत उसको अफेक्ट किया। जब ये सीन्स कट होते हैं, जो भी सेंसर बोर्ड कट करता है, जो सीन कटे उससे फिल्म की कंटिन्यूटी में कुछ दे चेंज माय फिल्म क्लाइमेक्स टोटली। ओह, तो क्लाइमेक्स वाज वेरी डिफरेंट। हेलो, नमस्ते टू एवरीवन। मेरा नाम है अमर और आप सबका स्वागत है मेरी सहेली पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में मेरे जो गेस्ट हैं, एक मूवी आई है द ताज स्टोरी, उसके डायरेक्टर जिनका नाम है तुषार अमरीश गोयल। कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ। वेलकम आपका इस एपिसोड में। थैंक तो हमेशा बात होती है एक डायरेक्टर की, एक जर्नी की बात हमेशा होती है। आप अभी मूवीज़ बना रहे हैं, आपने मुझे बताया आपने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई है, लेकिन स्टार्ट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ से वो स्टार्ट हुआ और कब आपको समझ आया कि दिस विल बी माई करियर थ्रू आउट माई लाइफ। जो आप बता रहे थे काफ़ी ऑर्गेनिकली हुआ, या तो उसके बारे में कुछ बताइए मुझे। सो आई हैव डन बीएससी इन एनिमेशन इन मल्टीमीडिया फ्रॉम बिट्स नोएडा बिल्डर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जी। सो वो करते करते मुझे एक्सप्लोरेशन मिला फिल्म मेकिंग का, बिकॉज एनिमेशन में क्या था कि 2D एनिमेशन में मैं था, बस 2D एनिमेटर, स्टूडियो के अंदर ही कार्टून्स बनाना ये सब करना। सो इट वाज अ काइंड ऑफ बिट बोरिंग जो आई वांट मोर की एक्सप्लोरेशन नहीं हो पा रहा है इसमें। बिल्कुल। तो लाइव एक्शन हमारा सब्जेक्ट था एनिमेशन में, उससे मैं रूबरू हुआ। तो मैंने कहा यार ये अच्छा है, लाइव एक्शन, इसमें थोड़ा सा फिल्म वाला एंगल दिखाई दे रहा है, बट मुझे भी नहीं पता था कि मैं फिल्म डायरेक्टर की जर्नी पे निकल रहा हूँ। तो वहाँ से वो आइडिया मुझे क्लिक हुआ कि नहीं मुझे वो बनाना है। कॉलेज में फिर हमने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाई कुछ फ्रेंड्स के साथ, कुछ दोस्तों को एक्टिंग करवाई उसमें। मैं डायरेक्टर एक्शन कट बोलता था, तो अच्छा लगता था यार एक्शन, कुछ बड़े डायरेक्टर्स की फोटोज देखना कि यार ये ऐसे डायरेक्ट करता है वैसे डायरेक्ट करता है। तो वहीं से वो इंस्पिरेशन मिली। देन आई टोल्ड टू माय फादर कि मुझे मुंबई जाना है और डायरेक्टर बनना है एनिमेशन, मतलब ठीक है उतना मुझे मज़ा नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा इसमें। सो ही वाज वेरी सपोर्टिंग एंड ही टोल्ड कि हाँ ठीक है तुम्हें जो करना है वो तुम करो। एंड फिर इन 2012 एंड आई केम टू मुंबई और देन आई वाज असिस्टेड इन अ वन शो कॉल्ड कुछ तो लोग कहेंगे, सोनी पे आता था उस काफ़ी फेमस शो है। तो वो मेरे लिए पहली बार एक फिल्म मेकिंग का सेट पे जाना का एक्सप्लोरेशन था। तो आई वाज ऑ इन दैट की जोन की यार हाँ ये कैमरा है, ये लाइट्स लग रही हैं, क्या चीट शॉट होता है, डायरेक्टर कैसे एक्शन लेता है, वो मेरे लिए नया कंटिन्यूटी क्या होती है, नया न्यू वर्ल्ड था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ और देन डे नाइट मतलब वो मेरे लिए पैशन बनता चला गया फिल्म मेकिंग जी। फिर मैं फिल्म्स देखने लगा, बुक्स पढ़ने लगा एंड इट वाज लाइक दैट। ओके, तो जैसे आप बता रहे थे कि आपके पिताजी ने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप अपनी फील्ड चेंज करते हो तो सबसे पहला रोड ब्लॉक माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कन्वेंशनल तरीके में ही चले। तो दैट इज़ वेरी गुड। शुरुआत के दिनों की बात अगर बताएं, क्योंकि क्या होता है बॉम्बे में जब लोग आते हैं तो बहुत सारा ओपिनियन और ज्ञान मिलता है लोगों को हर डायरेक्शन से कि ये करो, ये तो करना ही चाहिए, ये नहीं किया तो नहीं होगा, और मिसगाइड कर देते हैं लोग। जब आप शुरुआत में आए तो आप वो कंपार्टमेंटलाइज़ कर पाते थे कि यार ये जो इंसान का ओपिनियन है ये शायद एक सही जगह से आ रहा है और ये लोग सिर्फ भटका रहे हैं और इनकी बातों पे सिर्फ सुनो और निकालो? देखिए क्या होता है कि कुछ लोगों की बात आपको दिल पे कनेक्ट होती है कि हाँ जेन्युइनली पता चल, हाँ देखिए और वाइब एक पता चल जाता है कि कैसे लोग हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मुंबई ऐसा शहर है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो यहाँ के और समझ नहीं आता कि
कौन लोग ठीक हैं, कौन लोग ठीक नहीं है। जी। बिकॉज़ आपको लगता है कि यार हाँ, ये जो बता रहा है शायद ये मुझसे एक्सपीरियंस से सही जर्नी पे ही ले जा रहा हो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो एक्सपीरियंस भी है आपसे, हो सकता है वो भी गलत ही आपको डायरेक्शन दे रहा हो। बिकॉज़ क्योंकि कहने का मतलब ये है क्योंकि वो खुद भटका हुआ है। हुँ, तो ज़रूरी नहीं उसकी बात से आपको तो इट्स अ मतलब प्रोसेस हुँ, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा टाइम टू टाइम। बिल्कुल। तब जाके वो दिमाग में समझ में आता है कि हाँ यार, ये आदमी सही है, ये आदमी सही नहीं है। हुँ, मेरे लिए ये मेरा पाथ ठीक है। ठीक है? बिकॉज़ क्या होता है ना कि करियर में जल्दी सक्सेस पाने के लिए ना हम लोग शॉर्टकट ढूँढना शुरू कर देते हैं बहुत लोग। और कोई बताता है कि यार ये शॉर्टकट से यहाँ से आप ऐसे पहुँच सकते हो। लेकिन वो शॉर्टकट काम नहीं करता है। जी, हार्ड वर्क का कोई सबसे अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव नहीं है। बिल्कुल। तो वही है, तो उस दौरान मुझे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी किया। हुँ, 5-5, 6-6 महीने भी वेस्ट किए कि हमारी ये फ़िल्म अब शुरू होने वाली है। मैं असिस्टेंट था उस टाइम पे, एज़ अ असिस्टेंट डायरेक्टर भी उस टाइम पे काम मिलना हुँ, और अभी भी काम मिलना टफ़ होता है काफ़ी। बिल्कुल, क्योंकि उनकी आई थिंक कहीं कॉलिंग्स कहीं जैसे हर चीज़ की ऑडिशंस के लिस्ट आती है, हर जगह सोशल मीडिया पे आता है। मैंने कभी देखा नहीं कि एडी करके एडी का क्योंकि कुछ वो नहीं शायद होता है। इंटरनल नेटवर्क में ही होता है। इंटरनल नेटवर्क में होता है, हम डायरेक्टर्स को कॉल करते थे, डायरेक्टर एंटरटेन भी नहीं करते थे और क्योंकि हाँ, ठीक है हमारे एडीज़ हैं, एसोसिएट से बात कर लो, इनसे बात कर लो। तो एसोसिएट या चीफ एडी से ही हमको काम मिलता था और वहाँ पे भी बुकिंग्स मतलब ऑलरेडी लोग रहते थे, तो वो बड़ा चैलेंजिंग था उस टाइम पर। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर शिद्दत है और आप मेहनत, लगन से काम करते हैं, तो कठिनाइयाँ ज़रूर आती है, लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलती है एट द एंड मतलब वो रास्ते खुद खुलते चले जाते हैं। बिल्कुल। तो कुछ तो लोग कहेंगे करने के बाद मुझे वापस से एक और सीरियल मिला, एक घर बनाऊँगा एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर। कुछ तो लोग में मैं इंटर्न था। बिल्कुल। एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर आई वर्क्ड इन दैट सीरियल फॉर 1 ईयर और हुँ, वहाँ पे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। डायरेक्टर ट्रस्ट ऑन मी, प्रोडक्शन ट्रस्ट ऑन मी हुँ, और वहीं से फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो गया धीरे-धीरे। जी। और अगर माँ-बाप का सपोर्ट है तो मुझे लगता है फिर तो तो इट्स अ मेजर सपोर्ट बिकॉज़ क्योंकि मुंबई जैसे शहर में अगर आप को दुनिया में मतलब यहाँ तो भटकाने वाले बहुत लोग हैं और अगर मोरल सपोर्ट मिल रहा है आपको और फाइनेंशियल सपोर्ट भी अगर पेरेंट्स की तरफ से मिल रहा है, तो इट्स अ वे कि आप सक्सेसफुल रास्ते पे जा सकते हैं। हुँ, बिकॉज़ अगर आप अपने उस पे फ़ोकस हैं, एम पर या और आपको पेरेंट्स की तरफ से भी सपोर्ट मिला तो डेफिनिटली फिर वो शॉर्ट सक्सेस है। बिल्कुल और बैकग्राउंड नॉइज़ सारी क्लियर हो जाती है। आई थिंक जब माँ-बाप सपोर्ट करते हैं तो और कुछ हाँ, चाहिए। वो उनका मोटिवेशन मिलता रहता है कि लाइक कि हाँ यार ठीक है बेटा हो जाएगा, डोंट वरी मतलब हाँ, कुछ टाइम लगेगा हो जाएगा। सो उस वे में मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट अबाउट इट यस। क्योंकि वो सपोर्ट नहीं होता तो डेफ़िनेटली मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होती जर्नी और शायद मैं आज जो ताज स्टोरी बनाई है तो नहीं बना पाता। बिल्कुल। जैसे आप अभी ताज स्टोरी का आपने नाम लिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप स्टार्ट कर रहे हो क्योंकि आपकी फ़िल्म है, इट्स योर ओन बेबी। तो वो क्या एक क्राइटेरिया था या 1, 2-3 पैरामीटर कि आपको लगा कि मैं इस पे एक फुल फ्लेज्ड फ़िल्म बनाऊँगा? इतना क्या अट्रैक्ट किया ये टॉपिक? सो बेसिकली ताजमहल तो मैं बचपन में काफ़ी मतलब गया हूँ, देन मैंने वहाँ पे शूट वगैरह भी किया है उससे पहले, अच्छा। ताजमहल में बट अंदर नहीं गया, ताज आगरा में शूट किया है। जी। तो ताजमहल के बारे में मैं शूट करता तब भी नहीं जानता था कि ये ऐसा है कुछ। तो क्या होता है कि एक दिन मेरे पास मेरे जो प्रोड्यूसर है सीए सुरेश झा उनका कॉल आया सीए सुरेश झा जी का। ही टोल्ड मी कि तुषार यार ये ताजमहल के ऊपर ये पिटीशन डाली है लोगों ने, इस पे पढ़े आप? तो ताजमहल का जो आइडिया है वो मुझे ओरिजिनेट वहाँ से हुआ कि मैंने कहा मैं इसको स्टडी करता हूँ, कह रहे इसको आप पढ़िए एक बार और इस पे स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए। देन मैंने रिसर्च इस पे ताजमहल के टॉपिक पे स्टार्ट करी, रिसर्च करना स्टार्ट किया। बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे फैक्चुअल रिकॉर्ड्स पढ़े, देन मैं कन्विंस हो पाया कि हाँ यार ये एक अल्टरनेटिव हिस्ट्री है ताजमहल की, हुँ, जो हिस्ट्री को बताई गई है उससे डिफरेंट भी कुछ है। टेक्स्ट बुक हिस्ट्री। टेक्स्ट बुक हिस्ट्री। देन आई टोल्ड हिम कि सर इस पे बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म बन सकती है एंड मैं इस पे काम करना शुरू करता हूँ, स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करता हूँ और मैं आपको एक कहानी देता हूँ बना के और इसके रिकॉर्ड्स रिसर्च टीम मतलब हम बैठ के करते हैं और रिसर्च जब करी हमने दौरान हमने ऐसा कुछ पाया कि जो आई ओपनर था हमारे लिए। मतलब वो ऐसा था कि जो लोगों को पता ही नहीं, जो वन साइडेड हिस्ट्री लेके चल रहे हैं और मैंने कहा ये तो आना ज़रूरी है, ये टेक्स्ट मतलब ये किताबों में ही दब के बंद रह जाएगा अगर ये फ़िल्म नहीं आई। क्योंकि फ़िल्म इज़ अ मीडियम जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचती है। बुक्स तो हमारे इंडिया में बहुत ही कम पढ़ते हैं लोग। जी, जी। तो यही एक था आइडिया कि तो ताजमहल पे मुझे अंदर से फिर वो क्लिक हुआ कि यार ये इस पे डायनामाइट वी कैन टू मेक। मेक हाँ, समथिंग। बिफोर मेकिंग अ रिसर्च टीम जब आपने रिसर्च टीम बनाई, जब सब कुछ ऑफिशियल हो गया, उससे पहले जब आप ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे, तो वो पॉइंट ऑफ सोर्स क्या था जहाँ पे आपने पूरी अपनी रिसर्च की और फिर आप बहुत शॉक थे कि आपको ऐसा लगा कि नहीं ये तो इट्स पॉसिबल? नहीं देखिए क्या है कि जब रिसर्च स्टार्ट की तो ऑब्वियसली इंसान पहले गूगल बाबा से स्टार्ट करता है ना? तो गूगल पे स्टार्ट में कुछ भी मिल सकता है। कुछ भी मिल सकता है।
देन उस पे स्टार्ट किया, देन आई केम टू नो अबाउट सम बुक्स। एक द ताजमहल एंड इट्स ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री नाम की किताब है, स्टीफन नैप ने लिखी है। जी। ही इज़ एन अमेरिकन ओके। राइटर ऑथर। सो उनकी किताब पढ़ी, देन आई केम अक्रॉस पियानोक साहब के भी मुझे पता चला उनके बारे में। देन मार्वन मिल्स के बारे में पता चला, ही वाज अ अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट, ताजमहल के नीचे कमरों में गए थे जी। 1974-75 के अराउंड, और उन्होंने वहाँ से एक लकड़ी का टुकड़ा निकाला था, उसकी कार्बन डेटिंग की थी अमेरिका जाके। उसकी कार्बन कार्बन डेटिंग की थी, एक लकड़ी के टुकड़े की। ये तो वो मेरी फिल्म के अंदर है, तो वो मैं ज़्यादा जी। नहीं बताऊंगा कि फिल्म से मिस आउट हो जाएगा वो। Pregnancy is not just 9 months, it's a journey of love and care. With 9 and beyond, you get guidance that blends modern medical science with the timeless wisdom of Garv Sanskar. Daily activities, meditation, yoga, and masterclasses. Everything you and your baby needs to thrive. Because you and your baby deserves the very best. Download 9 and beyond today. तो जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था, रिसर्च कर रहा था उस दौरान, तो बहुत सारे ट्रैवलर्स की किताब पढ़ी, बहुत सारी ऐसी किताबें मेरे सामने हैं जिसमें ताजमहल का एक अलग परसेप्शन देखने के लिए मिल रहा था। वर्ल्ड वैदिक हेरिटेज नाम की एक किताब है, उसके अंदर तो ताजमहल के नीचे के कमरों की कुछ बातें हैं। ओके। कि उनमें इंटरनेशनल ऑथर। नो ही इज इंडियन ऑथर जी। हाँ, पियानोक। ओके। हाँ, उनका नाम पियानोक है, उनकी किताब थी वो, वर्ल्ड वैदिक हेरिटेज। हम्म। तो उसके अंदर कुछ कोटेड ऐसा था कि ताजमहल के नीचे कुछ है, बट उनके सोर्सेस को मैंने वेरीफाई किया, क्योंकि एक ही किताब पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, मल्टीपल या मल्टीपल, क्योंकि एक आदमी कुछ भी बोल सकता है, तो मल्टीपल सोर्सेज है। मैं कहीं उनकी बात से कन्विंस था और कहीं कन्विंस नहीं था उनकी बात से। ओके। कुछ बात लग रही थी कि ये ओवर हाइप्ड है ना, मतलब ये बेस सर पैर की बातें कर रहे हैं, मतलब इतना नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ बातें ठीक थी, जो दूसरे राइटर्स और भी वी.एस. गोडबोले, पी.एस. भट्ट, बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी बातें मैच कर रही थी उससे। जी। आनंद दिबेक की किताब एक है। तो आई फाइंड इट कि लाइक कि हाँ यार, ये कन्विंसिंग पॉइंट है, और रिसर्च सीरियसली कॉन्क्रीट रिसर्च है विथ पेजेस एंड ऑल। क्योंकि जो बादशाह नामा है, शाहजहाँ की ऑफिशियल कोर्ट क्रॉनिकल, अब्दुल हामिद लाहौरी साहब ने लिखी है, जी। उसमें भी वही बातें थी जो इन किताबों में कोट की गई थी। अब जब शाहजहाँ के ऑफिशियल कोर्ट क्रॉनिकल में लिखी है वो बातें, तो ऑथेंटिक ही हैं। तो उससे मैच मैंने करना शुरू किया, तो देन आई फाइंड आउट कि हाँ यार, ये हिस्ट्री तो बताई नहीं जाती ओके। हमको। ओके, तो आपने एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, तो मैंने दोनों सोर्सेज को फाइंड आउट किया, कि मैंने कहा ये जो सोर्स है, दूसरा जो पक्ष कहता है कि शाहजहाँ ने बनाया ताजमहल, ये क्या है। इस पे मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, प्रोफेसर आरनाथ की किताब है, दीपा कोच की किताब है, उससे मैंने किताब पढ़ी। देन एक ऑल्टरनेटिव है कि हाँ, ये शाहजहाँ ने फाउंडेशन से नहीं बनाया, उसको रेनोवेट किया है, क्योंकि ये किसी पहले हिंदू राजा का महल था, ऑलरेडी महल था ये। राजा मानसिंह पैलेस के नाम से जाना जाता था, जो राजा जयसिंह, जो इनके नेफ्यू थे। ये तो नाम सुन में लग रहा है कि ये शायद राजस्थान से मैच करते हैं, कच्छावा राजपूत जी हैं ये लोग। तो राजा मानसिंह, ये अभी भी राजकुमारी दिया कुमारी की एंसेस्टर्स, बिल्कुल वो वही रहते हैं वही रहती है जयपुर में, उन्हीं के घराने की बात है ये। तो राजा जयसिंह से शाहजहाँ ने ये महल खरीद लिया था। अब सोर्सेज है, रिकॉर्ड्स हैं कि फरमान में की 4 हवेलियां दी थी मतलब इसके बदले। लेकिन वो 4 हवेलियां जो दी थी राजा जयसिंह को, वो भी राजा जयसिंह के ही पुरखों की हवेलियां थी। अच्छा। माधो सिंह हवेली, रूपसी बैरागी हवेली, चांद सिंह हवेली, ये सब ना, राजा भारमल, ये सब इनके पुरखे थे, और इन्हीं की हवेली इनको वापस कर दी उसने जी। अब वो भी की कि नहीं की, वो कोई ऐसा है नहीं पर। ओके। या तो जैसे आपने अभी, जैसे इन लोग की जनरेशन अभी भी है जयपुर में, वो उन लोग ने कभी इस बारे में बात नहीं करी, क्योंकि उनके लिए तो ये खुद ही उन्हीं की हेरिटेज हुई। सो उन्होंने बात की ना, अभी पीछे आप देखेंगे तो 3 साल पहले आज तक पे बहुत एक मतलब इंटरव्यू आया था राजकुमारी दिया कुमारी का। जी। सो उसी पे ये बात उठी थी कि किसी ने, मतलब उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये जो ताजमहल है, ये हमारी उस पे बना हुआ राजा जयसिंह, ये हमारी ही एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। तो उस पे पिटिशंस भी फाइल हो रही थी ताजमहल पे, तो उन्होंने इसको सपोर्ट भी किया था कि हाँ, बात सही है। और शायद उन्होंने बोला भी था कि हमारे पास इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो हमारे ट्रेजर में, नेशनल ट्रेजर में रखे हुए हैं। सो राजकुमारी दिया कुमारी ने इस पे बात की भी है, एंड डेफिनेटली वहाँ से हमको वैसा सपोर्ट पूरी तरीके से नहीं मिला, लेकिन कुछ हद तक सपोर्ट मिला। बट उन्होंने कुछ रिसर्च मटेरियल हमको दिया हाँ, कि आप ये बुक्स पढ़िए। तो आई हैव गॉन देयर टू जयपुर, एंड उनकी लाइब्रेरी में बैठ के मैंने कुछ किताबों को स्टडी किया। सो दे हेल्प्ड। और वो अभी इस प्रोसेस, इस डायरेक्शन में दे आर नॉट फाइटिंग एनी केस। नो, दे आर नॉट फाइटिंग। आई डोंट नो, मतलब दे आर नॉट फाइटिंग। ओके। हम इस मूवी की कास्टिंग पे आते हैं। मुझे बहुत इंटरेस्ट है जानने में कि परेश रावल जी, जो कि एक, जिनको कहते हैं
who is synonymous to an acting school in himself, उनको ऑन बोर्ड लाना, उनको कन्विंस करना, क्योंकि बहुत ब्रेव टॉपिक है। हर एक्टर शायद 9 आउट ऑफ 10 एक्टर शायद इस टॉपिक को मना कर दें, या और वो तो बहुत बड़े दर्जे के एक्टर हैं। उनको कैसे कन्विंस किया, क्योंकि उन्होंने भी आपसे पूरी रिसर्च तो मांगी होगी। या सो जब मैं इसको लिख रहा था, ये स्क्रीन प्ले डायलॉग जब मेरा कंप्लीट हुआ स्क्रिप्ट को, जब मैंने कंप्लीट की, अपनी रिसर्च कंप्लीट की, तो एक मेरे पास पूरा ड्राफ्ट रेडी हो गया था। तब बारी है कि हम किस एक्टर को लिया जाए। तो फिर प्रोड्यूसर साहब से, सी सुरेश झा जी से, और जो अपने क्रिएटिव प्रोड्यूसर विकास राधेश्याम, उनसे डिस्कशन चल रहा था मेरा कि किसको लेना चाहिए। तो कुछ नाम उन्होंने सजेस्ट किए, और देन उन नामों में परेश रावल जी का नाम सबसे टॉप पे था। तो उन्होंने बोला कि परेश रावल जी को भेज के देखते हैं यार ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा यार पता नहीं, आई डोंट नो हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे लिए मतलब इट्स अ वेरी ड्रीम कम ट्रू। उनसे पहले आप कभी मिले? नहीं, नेवर, नहीं क्या, मेरे पास उनका सिर्फ नंबर था, उसमें मैं उनकी डीपी देखता था। मैं कभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने की कोशिश नहीं की मैंने जी। सो तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं उनको भेजता हूँ। विकास जी ने बोला कि मैं उनको भेजूँ। मैंने कहा आप भेजिए, बट मेरे पास 1% ही मुझे उम्मीद थी कि शायद वहाँ से कुछ रिवर्ट आए, जी। बिकॉज ये बहुत ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। बिल्कुल। तो फिर स्क्रिप्ट उनको गई, 3 दिन तक 4 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। चौथे 5वें दिन उनका आई थिंक कॉल आया विकास जी के पास, एंड ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द रिसर्च। उन्होंने कहा यार रिसर्च सब्जेक्ट बहुत तगड़ा है ताजमहल के ऊपर, और उसके ऊपर रिसर्च जो है वो बहुत कॉन्क्रीट है, एक्सटेंसिव रिसर्च किया है तुषार ने। तो मतलब उन्होंने फिर मिलने के लिए बुलाया, हम गए मिलने के लिए। उनको मैंने पूरा एक नरेशन दिया स्टोरी का। हाँ, वो सुनते हैं। यस, सुनते भी और पढ़ते भी हैं, करते भी स्क्रिप्ट। तो उनको मैंने बहुत लंबा स्क्रिप्ट भेजा था, आई थिंक वो 140 पेजेस का स्क्रिप्ट था। उन्होंने पूरा पढ़ा, 3-4 दिन लगे उनको ऑफिस से। तो उन्होंने पूरा रिसर्च मटेरियल पढ़ा, एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट। और उन्होंने बोला हाँ ये मैं कर रहा हूँ। और दैट वाज दैट डे। वो मुझे आज भी याद है कि परेश रावल जी ने जब हाँ किया, तो इट वाज लाइक कि यार ड्रीम कम ट्रू थिंग फॉर मी। ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स आई थिंक, और वो बहुत क्लियरली जो उनके दिल में होता है उनके जुबान पे यस, ही इज वेरी एक्सप्रेसिव, और बहुत क्लियरली पॉइंट आउट कर देते हैं। वो फालतू की शिट मतलब नहीं लेते बिल्कुल। सो ही वाज क्लियरली सेइंग कि इसमें कोई भी ना जिंगोइज्म नहीं होना चाहिए यार। हाँ, वही मेरे को आपसे पूछना था कि जब वो एज एन आर्टिस्ट उन्होंने आपको कुछ बोला कि ये नॉन नेगोशिएबल है मेरे लिए और ये नेगोशिएबल है? सो उन्होंने ये बोला कि यार देखो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, लेकिन हमको ना इस पे हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, ठीक है ना। हमको इसको वो जिंगोइज्म नहीं करना है, या वन साइडेड फिल्म बात नहीं कहनी है ना। हमको एक इस पे फिल्म बनानी है, एक अपनी बात कहनी है, एक सवाल उठाना है जो आपका पॉइंट है। तो बस ये आप ध्यान रखिएगा, एक अंडरलाइन रखिएगा इस बात को कि इस पे कोई जिंगोइज्म ना हो किसी भी तरह का जी। तो हमने उसी तरीके से फिर स्क्रीन प्ले डायलॉग भी लिखे। परेश जी के भी इसमें इनपुट्स आते थे, है ना। हमने बहुत सारे हिस्टोरियन से हम लोग मिले, और कम से कम 1.5 साल हमने स्क्रिप्ट पे प्रॉपर, परेश जी के साइन ऑन बोर्ड होने के बाद। उससे पहले मैं ऑलरेडी 8-9 महीने से काम कर रहा था रिसर्च पे। फिर परेश जी के ऑन बोर्ड होने के बाद 1.5 साल कम से कम हमने और स्क्रिप्ट पे काम किया उनके साथ। बहुत सारी सिटिंग्स हुई, बहुत सारे सीन के डिस्कशन होते थे, डायलॉग्स पंचेस आए बहुत सारे। देन फिर फ्लोर पे गए फाइनली हम लोग जी। एक और एक्टर जो कि काफ़ी बड़े और पुराने एक्टर हैं, ज़ाकिर हुसैन, वो भी इस मूवी में हैं। वो एक लॉयर का रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने भी पूरी यही चीज़ मांगी कि वो बहुत ईजिली कन्विंस हो गए, क्योंकि उनके लिए तो और डिफिकल्ट है ये रोल का। जाकिर सर के को जब मैंने मतलब लाइक कॉल किया, लाइक कि आप सर से मिलना है आपसे, कौन सी फिल्म में, मैंने कहा ताज स्टोरी। तो वो वेल लगते ही बहुत रूड है, मतलब बाय फेस, और मेरा इंटिमिडेटिंग हाँ इंटिमिडेटिंग। और मेरी जो उनका परसेप्शन था, वो सरकार का परसेप्शन था माइंड में, कि वो सरकार फिल्म में लाइक अमिताभ बच्चन को जो हाथ दिखा के जाते हैं। तो मैंने कहा बहुत ही रूड एक्टर है। मैंने कहा सर एक स्क्रिप्ट है, प्लीज़ आपका टाइम चाहिए, आप सुन लीजिए जी। तो मैं मिला उनसे एक कैफ़े में, मिला अंधेरी में। मैंने उनको टॉपिक बताया, लेकिन टॉपिक बताने से पहले मैंने उनको बताया परेश रावल जी ने हाँ भेज दिया टॉपिक के लिए, ताकि उनका माइंड थोड़ा सा वो हो जाए। बिल्कुल। तो उन्होंने, आई वॉज सरप्राइज जब उन्होंने ये टॉपिक सुना। मैंने उनको कुछ सीन्स बताया, तो कह रहे हाँ ये तो है ऐसा, ये तो मुझे पता है। बिकॉज उन्होंने बोला मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रह चुका हूँ, और मुझे पता है हिस्ट्री में क्या हुआ है। ये तो किसी हिंदू राजा का महल था, ये था। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि जाकिर हुसैन सर ने वो बात कही, क्योंकि मुझे लग रहा था मना ही कर देंगे वो। एंड उन्होंने फिर हाँ कर दिया उस फिल्म के लिए, क्योंकि उन्होंने भी जब स्क्रिप्ट पढ़ी, रिसर्च मटेरियल पढ़ा, उन्होंने कहा यार तुमने कोई फालतू की बात नहीं करी, मतलब यू बैलेंस्ड इट वेल, और दोनों पक्ष को मजबूती के साथ रखा है। और ही ऑल्सो ग्रेट एक्टर है वो ऐसे। बिल्कुल। Looking for a trusted companion for your pregnancy journey? 9 and Beyond brings you a unique blend of modern science and ancient Indian wisdom.
From expert-led masterclasses to daily structured activities, everything is designed to support you every step of the way. Your complete guide to a confident, healthy pregnancy. Download 9 and Beyond today. जब ट्रेलर आया, अब जैसे आप बता रहे हैं कि मूवी में जिंगोइज्म नहीं है, फॉर पीपल जो शायद इतने एजुकेटेड नहीं हो या जिनका दिमाग इतना खुला नहीं है, जो इतने एक्सपोज नहीं है, जब वो ट्रेलर देख रहे हैं या जब वो मोशन पोस्टर देख रहे हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है। जैसे वो मोशन पोस्टर था और उसमें शिव जी निकल के आ रहे हैं, तो मैंने कमेंट्स भी पढ़े, लोग उससे अपनी एक धारणा बना ले, तो और आपके लिए कहते हैं ना कि वो प्रोजेक्ट तो आपके लिए इट्स लाइक अ बेबी। या तो जब ये सब रिएक्शंस आ रहे थे, वे यू हर्ट, और क्या आपको लगा कि अब आई हैव टू, मैं अपना सोशल मीडिया एक टूल बना के मैं उनको जवाब दूं, कि आपको ये लगा कि मूवी आने दो? देखिए, जब वो पोस्टर पहली बार जब ट्वीट हुआ परी जी की तरफ से, जी। तो उस पे बहुत वेग में आए कमेंट्स, प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा वर्ड बहुत यूज़ हुआ और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने बहुत उसको अफेक्ट किया। तो हमने डिस्क्लेमर भी उसके तुरंत बाद डाला कि द मेकर्स ऑफ द ताज स्टोरी डू नॉट क्लेम एनी, मतलब कि ये किस शिव टेम्पल है या इसके अंदर कुछ है, वी आर ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हमारी फिल्म हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे है जी। तो प्लीज़ आप पहले फिल्म देखिए, अपने ओपिनियन ना बनाएं। तो फिर भी वो एक्चुअली बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था, बिकॉज वो आइडिया उसके पीछे ये था कि मुगल आर्किटेक्चर है ताजमहल, और कुछ लोगों के लिए ऑल्टरनेटिव है कि ये तेजो महल है, ये शिव टेम्पल है जी। सो बीइंग अ आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, सो हमने पुट किए शिव जी कि दोनों का जो फ्यूजन है वो हम क्रिएट करें एक पोस्टर में, और उस पर लिखें द ताज स्टोरी। आखिर इसकी स्टोरी क्या है? हाँ, बस वहाँ एक चीज मिसिंग थी, क्वेश्चन मार्क। तो एज अ क्रिएटिव लिबर्टी हमने वो क्वेश्चन मार्क नहीं डाला, बिकॉज वो एज अ क्रिएटिव नहीं अच्छा लगता क्वेश्चन मार्क डालना। सो उसी पे एकदम बवाल हो गया, उनको लगा कि हम एक साइड की स्टोरी कह रहे हैं, ये प्रोपोगंडा आ गया, हम वन साइडेड स्टोरी कह रहे हैं, हमको इसको शिव टेम्पल घोषित करने वाले हैं। अच्छा जी। तो यार आपका इंटेंशन था ये बताने का कि दोनों इसी पक्षों- जगह पे हाँ, दोनों चीजें हैं, पहले एक पास्ट में थी और एक अब है। दो ये भी बताने का रीजन नहीं था हमारा, था कि एक पक्ष कहता है कि तेजो महल है, एक पक्ष कहता है कि मकबरा है, तो दोनों की कहानी आखिर क्या है वो आप देखिए द ताज स्टोरी में, और यही फिल्म के अंदर भी है। ठीक, कि एक नैरेटिव कहता है कि किसी के लिए है ये मकबरा और किसी के लिए है ये मंदिर, आखिर क्या है इसकी कहानी। तो ऐसा हमारा एक टीजर भी रिलीज हुआ था पास्ट में, बिल्कुल। तो यही उसका मकसद था, बट उस पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, और थोड़ा पब्लिसिटी जो हमारे बना रहे थे डिज़ाइनर, उनकी तरफ से वो मतलब आया डिज़ाइन, तो भी हम उस टाइम पे काफ़ी शॉक्ड हो गए थे कि यार ऐसा टेकन अ बैक आ रहा है ऑडियंस से यार, है ना, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो हमको भी समझ में नहीं आया। तो दैट्स व्हाई वी पुट द डिस्क्लेमर कि यार इसमें ऐसा कुछ शिव टेम्पल नहीं, इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे फिल्म बनाइए, आप प्लीज़ पहले फिल्म देखिए, ओपिनियन ना बनाइए। बिल्कुल। फिर ट्रेलर आया। या। ट्रेलर में भी लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, वही एक जो पक्ष जैसा आप बता रहे हैं। तो आपको कभी भी लगा कि जैसे होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है कभी-कभी डैमेज हो जाता है तो फिर डैमेज कंट्रोल करते हैं, और फिर एक दूसरा साइड होता है कि एनी पब्लिसिटी इज़ पब्लिसिटी, या। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। आपने उसको कैसे लिया जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ? व्यूज़ तो बहुत आए, पर कमेंट में ट्रेंडिंग लोग, पे था। हाँ जी, बिल्कुल था। सो बेसिकली ट्रेलर रिलीज हुआ, तो ट्रेलर के अंदर तो देखिए एज सच कोई ऐसा था नहीं जो पता नहीं उन लोगों ने देखा। ट्रेलर ऑब्वियस एक स्टोरी बयां कर रहा था कि उस पे बात हो रही थी कि भी ये उन्होंने कुछ डायलॉग ऐसे सुने कि कहाँ चल दिए चाचा, कौन से मंदिर चल दिए चाचा, बोलते ताजमहल। ताजमहल। ठीक है, और फिर आगे बोलते हैं ताजमहल मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। तो ऑब्वियस अब वो जब वो फिल्म देखी होगी उन्होंने, वो क्लियरिटी उनको मिल गई होगी कि कहीं भी पूरी फिल्म में मंदिर की, कहीं मंदिर का जिक्र तक नहीं है कहीं भी, एक आर्किटेक्चर पे बात हो रही है, और ये एंशिएंट आर्किटेक्चर था पहले कि ये मिडिवल आर्किटेक्चर था, ये उस पे बात हो रही है। और जो ट्रेलर के जो रिएक्शन थे वो मतलब आउटस्टैंडिंग थे, पॉजिटिव भी बहुत, नेगेटिव भी थे। और देखिए नेगेटिव जो कमेंट देते हैं उनको तो हम रोक नहीं सकते, लाइक कि यार अब वो जो हर चीज, हाँ, ओपिनियन तो हर किसी का चीज नहीं में हो। उनको नेगेटिव करना ही है, उनको हर चीज में प्रोपोगंडा बोलना है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो ट्रोलर्स हैं उनकी तो वो आदत है, वो बैठे हैं इसलिए ट्रोल करने के लिए। जी, आपने इतने साल इंडस्ट्री में काम किया, आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद मार्गदर्शक रहे हो, आपको कुछ सिखाया हो। या। आपने उनको दिखाया, इंडस्ट्री इनसाइडर्स को आपने ट्रेलर दिखाया, या। कट या फिर मतलब कट के बाद या फिर बिफोर इट बिकेम लाइव? या कैसा रहा बहुत रिस्पॉन्स? लोगों नहीं, रेस्पॉन्स वाज ओवरवेलमिंग, मतलब वो सबको बहुत अच्छा ट्रेलर लग रहा था, एंड सबने बोला कि यार यू रियली शॉट वेल, बहुत अच्छी फिल्म लग रही है देखने में, एंड परफॉर्मेंस वाइज ट्रेलर को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कुछ हिस्टोरियंस को भी दिखाया ट्रेलर, है ना, तो बट वही था कि अब देखिए क्या होता है, ट्रेलर पब्लिक को
इंट्रीगेट करने के लिए है हाँ। कि वो आए, ऑडियंस उनको देखे। ट्रेलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दैट इज द फर्स्ट। और आप देख भी रहे हैं, अब फिल्म रिलीज हुई है फ्राइडे को, तो मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेलर लोग जा रहे हैं। लोग जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेलर, क्योंकि फिल्म तो उन्होंने नहीं देखी ना, पहले ट्रेलर देख के जाएंगे। तो उनको समझ में आया कि हाँ यार, ये ताजमहल का कुछ तो कहानी है जो हमको देखनी चाहिए एक अलग। जी। ठीक है, अब सच है कि झूठ है वो आप फिल्म के अंदर देखिए, है ना, क्योंकि ऑब्वियस है हमको फिल्म को पास करने में ही 6-7 महीने लग गए सेंसर बोर्ड से, क्योंकि इतने सारे हमने उनको एविडेंसेस दिए, इतने सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स सेंसर ने मांगे हमसे, सारा रिसर्च उन्होंने खुद अपने हिस्टोरियन से कराया। जब फाइनली जाके वो कन्विंस हो गए, रिवाइजिंग कमेटी में फिल्म गई, जब कन्विंस हुए, उन्होंने कुछ कट्स दिए हमको फिल्म के अंदर, एंड फाइनली दे पास द फिल्म। ओके। सेंसर बोर्ड से जब मूवी जाती है तो मीटिंग किस किस की होती है? प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की होती है? या, आपकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? दे वॉच द फिल्म और उनका जो बोर्ड है वो देखता है कि तो राइट, उनकी एक सबसे पहले तो देखिए, जब सबमिशन होता है, तो हमारी फिल्म का तो जब सबमिशन हुआ तो 1 महीने तक फिल्म ही नहीं देखी गई, क्योंकि जैसे सिनॉप्सिस और हमने ये फिल्म भेजी, एग्जामिन कमेटी देखती है फिल्म, तो 1 महीने तक फिल्म ही नहीं देखी गई, क्योंकि उनके लिए ये शॉकिंग था। उन्होंने बोले तो आप क्या, मतलब लाइक दे यूज द वर्ड कि ये तो बहुत ही आप शॉकिंग कंटेंट लेके आ गए हो, और ये तो मतलब अलग ही है, ला सकता है। हाँ, इसको क्या है। हमने कहा आप एक बार फिल्म तो देखिए। तो 1 महीने बाद बहुत कन्विंस करने के बाद उन्होंने अपने प्रोसेस के बाद फिल्म देखी, और बहुत सारे लोगों ने देखी एग्जामिन कमेटी में। देन फाइनली उन्होंने भी उस पर कुछ वर्डिक्ट नहीं दे पाए वो उस फिल्म के ऊपर, और उन्होंने रिवाइजिंग कमेटी को डाल दिया, और इस प्रोसेस में हमको 6 महीने लग गए ऑलमोस्ट। ओके। फिर उसके बाद रिवाइजिंग कमेटी ने फिल्म देखी, और उन्होंने फिर कुछ डिसीजन दिया कि आपने फिल्म बहुत अच्छी बनाई है, एंड फिल्म शुड कम आउट, है ना, बिकॉज वो फिल्म ऐसी बायस्ड नहीं है। जी। ठीक है, दोनों पक्षों को मजबूती के साथ एक राय रख रही है, और मेरा भी मकसद यही था फिल्म बनाते हुए कि मैं एक ताजमहल पे जो डिबेट चली आ रही है इतने सालों से, 60-70 सालों से डिबेट चली आ रही है, तो ओपन फोरम में भी इसके सारे सबूत, मतलब एविडेंसेस हैं, सारी बातें हैं, तो उस पर एक अच्छी कोर्ट रूम ड्रामा डिजाइन हो सकती है। आई एम द फैन ऑफ द कोर्ट रूम ड्रामा की, मुझे बहुत पसंद है। बहुत मैंने लोग कहा, पसंद करते हैं। हाँ, तो मैंने कहा इस पे एक अच्छा डिबेट हो सकता है, कोर्ट रूम ड्रामा क्रिएट हो सकता है। तो आई क्रिएटेड कि दोनों पक्षों की गर्मजोशी वाली कोर्ट रूम ड्रामा एक क्रिएट किया जाए, और फिल्म के द्वारा उसको दिखाया जाए। तो जैसे जब ये सीन्स कट होते हैं, जो भी सेंसर बोर्ड कट करता है, फिर जब ओटीटी पे आता है तो क्या अनकट वर्जन आता है? नहीं, अभी देखिए क्या है कि वो डिपेंड करता है। अभी ओटीटीज भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, वो सेंसर सर्टिफिकेट मांगते हैं आपसे, खासकर इस तरह की कंट्रोवर्सी फिल्मों के लिए। और प्री रिलीज मतलब वो भी नहीं करते हैं, वो देखते हैं थिएटर में कैसा इसका रेस्पॉन्स है, जी। कुछ कंट्रोवर्सी तो नहीं है, क्योंकि रिलीज से ही 2-3 दिन पहले फिल्म पे पीआईएल डल गई थी। अच्छा। ओके। हाँ, 2-3 लोगों ने पीआईएल फिल्म पे डाल दी, द ताज स्टोरी पे इसको ऑब्वियस रोकने की कोशिश की गई, स्टे लगाने की कोशिश की गई, बट दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ जजमेंट दे दिया, उन्होंने पीआईएल डिनाइल कर दी कि भाई ये हम सुपर सेंसर बोर्ड नहीं है। ठीक है, सेंसर बोर्ड ने अपना काम ठीक से किया है, तो दे डिनाइड इट, और पीआईएल रिजेक्ट हो गई, जी। होपफुली, थैंक गॉड। ओके। ऑडियंस को तो नहीं पता है वो कौन से सीन्स कटे होंगे, आपको पता है, तो उस जो सीन कटे उससे फिल्म की कंटिन्यूटी में कुछ देखिए, बहुत स्टार्टिंग फिल्म के थ्रू आउटली बहुत मेजर कट्स नहीं दिए उन्होंने, लेकिन दे चेंज माय फिल्म क्लाइमैक्स टोटली। ओह! तो क्लाइमैक्स वाज वेरी डिफरेंट, ओके। मतलब इट वाज अ डिफरेंट, बट फिर भी बैलेंस था क्लाइमैक्स पहले भी, लेकिन नाउ अब और भी ज़्यादा इट्स सेटल्ड एंड बैलेंस्ड। तो इस चीज़ का काउंटर फिर एक डायरेक्टर नहीं कर सकता अगर मैंने करने की कोशिश की, बट फिल्म बैन होने से अच्छा है, क्योंकि उन्होंने फिर यही बोला कि अगर देखिए आप ये नहीं मानते तो आपको कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा, और कोर्ट उस वक्त हो सकता है फिल्म को रोक भी सकती थी, बैन भी कर सकती थी, बिकॉज आई थिंक मुझे किसी ने बताया था 1996 के अराउंड भी कुछ ताजमहल पे कोई फिल्म बनी थी, वो बैन हो गई। उसने कभी मतलब रोशनी नहीं देखी, अगले दिन की सुबह नहीं देखी, वो बैन हो गई थी फिल्म कम्प्लीटली। तो फिर वी डिसाइडेड किया ठीक है, लेट्स मूव अहेड। उन्होंने बोला कि देखिए कि आपको जो बात कहनी थी आपने कह दी, आपने अपनी बातें रख दी हैं, अब हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी, तो आप हमारा भी थोड़ा सोचिए। बिल्कुल। तो आपको क्या रीशूट करना पड़ा कुछ? क्योंकि आप कह रहे हैं कि क्लाइमैक्स ही अगर चेंज तो वैसा रीशूट नहीं करना पड़ा थैंकफुली, बिकॉज जो क्लाइमैक्स उन्होंने चेंज किया, मेरा क्लाइमैक्स का पार्ट पूरा उन्होंने उड़वा दिया। बहुत लंबा, और एक गाना भी था, वो यूट्यूब पे है गाना, कैलाश खेर जी का धम धड़ाक दम दम, जी। वो एंड क्रेडिट में सॉन्ग भी था, वो भी उन्होंने हटवाया वो सॉन्ग, जस्ट बिकॉज वो कह रहे थे कि ये सेलिब्रेशन लग रहा है। ओके। हाँ, तो आप सेलिब्रेशन नहीं दिखा सकते फिल्म के एंड में, तो वो गाना चेकआउट करा दिया, बट शूट नहीं करना पड़ा। उन्होंने हमने कुछ प्लेट्स के साथ उसके साथ
जो आपके पास ऑलरेडी मटेरियल। ग्राफिक्स के साथ, या जो मटेरियल था हमने उसके साथ उसको प्ले आउट किया। ओके। मुझे याद है जब मैंने ट्रेलर देखा था तो सबसे ज़्यादा मेरे को क्यूरियोसिटी उस बात पे आई थी। मैं भी गया हूँ बचपन में काफ़ी बार ताजमहल, तो एक क्यूरियोसिटी आई थी कि वो जो अंदर के जो कमरे हैं और दरवाजे हैं बंद जो बंद है है। उनके बारे में कुछ बात हुई है। तो मुझे आप उसके बारे में बताइए कि उसका रिसर्च कैसे किया आपने और आप शॉक थे और फिर उसमें क्या दिखाया है पिक्चर में? देखिए जो ट्रेलर के अंदर आपने देखा, फ़िल्म के अंदर भी है, हमने नीचे ताजमहल में ऑब्वियस है, नीचे के कमरों में तो शूटिंग अलाउड नहीं। बिल्कुल। हमने ताजमहल के बाहर आई थिंक जा भी नहीं सकते। जा भी नहीं सकते, वो सील्ड हैं, लॉक हैं। तो मैंने किताबों में पढ़ा था कि लाइक कि वो जब कुछ लोग नीचे गए तो उन्होंने देखा था कि ताजमहल के नीचे के जो कॉरिडोर के जो 22 रूम्स हैं, वो सब सील्ड हैं, ब्रिक्स और मोर्टार से। ओके। उनके जो वुडन डोर हैं वो निकले हुए हैं, वो कंप्लीटली सील्ड किए हुए हैं। बट उस साइड कुछ है। जी। तो उन लोगों ने ऐसा बताया हुआ था कि ये आखिर कमरे सील क्यों हैं। ओके। तो एएसआई ने कुछ साल पहले रिपोर्ट भी निकाली थी कि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए सील्ड हैं, ये बस साफ सफाई के लिए खुलते हैं, यहाँ पब्लिक के लिए देखने के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा। बट मेरी रिसर्च में मैंने जो पढ़ा उसमें फाइंड आउट हुआ कि वहाँ पे डेफिनेटली कुछ था जिसको मतलब सील्ड किया गया है। बिकॉज देखिए पहले एक हिंदू राजा का महल था, ये बात से डिनाई एएसआई भी नहीं करती, एएसआई की साइट पे भी है और शाहजहाँ की ऑफिशियल कोर्ट क्रॉनिकल में है। तो जब अगर एक महल है तो ऑब्वियस है वहाँ पे मंदिर भी होगा जी। है ना, ये उनकी एक वर्शिप प्लेस भी होगा। और महल था तो वर्शिप प्लेस छोटा मोटा तो होगा नहीं, बड़ा ही होगा। ठीक है, वो हो सकता है नीचे भी हो, बिल्कुल। जैसे बहुत महलों में होता महलों में होता है ना? तो वो होगा और वहाँ पर डेफ़िनेटली क्लेम करते हैं कि हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हैं, कुछ शिलालेख उसके पीछे है। ओके। थी, है ना? अभी तो मुझे नहीं पता कि उनको हटा दिया गया है या अभी भी वैसी सील्ड है। तो उसी टाइम पे लाइक आई थिंक 1980 के अराउंड वो 85 के अराउंड वो सब सील्ड आउट कर दिया था और वहाँ से वो मूर्तियाँ निकाली या नहीं निकाली, आई डोंट नो। आई एम नॉट क्लेमिंग कि वहाँ मूर्तियाँ ही थी, बट ऐसा रिसर्च में आया है। बिकॉज हमने फिल्म में भी ये बताया कि हम किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स का दावा नहीं करते। जी। तो जो पढ़ा है हमने वो बताया है उसके अंदर कि हाँ वहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी। ओके। जब आप शूट कर रहे थे आगरा में ये मूवी तो यूपी गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसा रहा? और ऑल्सो मुझे ये भी जानना है क्योंकि आई एम श्योर ताजमहल एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट करता है, बहुत सालों से कर रहा है, इनोवेट जो एक आइडेंटिटी भी है। तो एक उनकी भी एक बॉडी होगी जो उनकी उसको प्रोटेक्ट करते होंगे कि वो अच्छे से प्रिजर्व्ड रहे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जी, इंडिया। बिल्कुल। तो इन दोनों बॉडीज़ ने कैसे आपको सपोर्ट किया? क्योंकि आप पूरी मूवी आपकी उस पे डेडिकेटेड है। सो बेसिकली देखिए ताजमहल के अंदर तो परमिशन एएसआई से हमको मिली थी। उन लोगों ने कुछ सीन्स हमसे एएसआई स्टैंड्स फॉर सॉरी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, ओके। सो उन्होंने हमसे कुछ मेरी स्क्रिप्ट्स जो सीन शूट करने थे ताजमहल के अंदर, तो उन्होंने वही सीन्स मांगे थैंकफुली। और कुछ वैसे सीन्स हम शूट भी नहीं कर सकते थे वहाँ पे। अगर ताजमहल उन्होंने ये साफ-साफ बोला था कि अगर आप ताजमहल के बारे में जो एक्चुअल जानते हैं लोग वही बता रहे हैं तो वो कर सकते हैं, अगर कुछ अल्टरनेटिव बता रहे हैं ताजमहल के बारे में तो वो ताजमहल के अंदर शूट ही नहीं कर सकता। करेक्ट। तो मेरे थैंकफुली सीन वैसे कुछ नहीं थे, सिर्फ इंट्रोडक्शन सीन आपने देखा है कि वो परेश जी जो बताते हुए आते हैं पोयम, मुगलों ने बनाया या जुबा जिसकी खूबसूरती में हर कोई डूबा। तो एक वो गाइड होते हैं क्योंकि, तो हमने ताजमहल के सीन्स उतनी पर्टिकुलर रखे जो गाइड तक सीमित हैं। बाकी जो आसपास की बातें थी वो ताजमहल के अंदर परमिशन नहीं थी शूट करने की, तो हमने वो टेरेस से पीछे बैकग्राउंड में ताजमहल को रखते हुए शूट किए। सेट बनाया। नहीं, रियल हमने लोकेशन यूज़ करी। ओके, ओके। ताजमहल के कमरों का तो सेट बनाया हमने नीचे, जो वो था। और पूरी फ़िल्म लाइक शूट करना मतलब यूपी पुलिस वाज़ वेरी मतलब सपोर्टिव। वहाँ के लोग सपोर्टिव थे आगरा के, है ना? और जब पुलिस सपोर्टिव तो ऑब्वियसली यूपी गवर्नमेंट भी सपोर्ट उन्होंने किया काफ़ी। बट ऐसा नहीं कि उन्होंने इसको ऐसा फुल्ली से सपोर्ट किया। बट हमारा उनकी तरफ से कुछ वो आया नहीं कि हाँ, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं आया। नहीं आया, नहीं आया। तो मूवी आपने पीसफुली अच्छे से सीमलेसली शूट या वी शॉट इन आगरा एंड देहरादून एज़ वेल। सो देहरादून गवर्नमेंट सपोर्टेड अस वेरी वेल। क्योंकि हम जितना भी हमने आगरा के इंटीरियर दिखाए हैं, कोर्ट रूम जो सेट है, वो हमने देहरादून में लगाया था। ओके, सेट भी हमने क्रिएट किया। ताजमहल के कमरे भी हमने देहरादून में ही क्रिएट किए। कहीं बड़ा सा स्टेडियम हमने लिया था, बैडमिंटन स्टेडियम, सो वी क्रिएटेड इन दैट एवरीथिंग। सो देहरादून गवर्नमेंट सपोर्ट अस बिकॉज़ वो ऑब्वियसली वहाँ शूटिंग करोगे तो उनका लाइक टूरिज्म बढ़ेगा और जगह बहुत ये अच्छी है। तो जब मूवी का ट्रेलर और रिलीज़ जैसे आप बता रहे थे कुछ लोग अगेंस्ट में थे। आजकल क्या होता है लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। आपको सोशल मीडिया में कुछ मैसेजेस आए लोगों से जो
हमेशा होता है ना, लोग बहुत इजीली एक डीपी लेस अकाउंट के पीछे या रह के थ्रेट करने लगते हैं। या तो कुछ ऐसा हुआ जिस आए आए अभी भी आ रहे हैं, काफ़ी आए मुझे और इवन ऐसा भी एक कमेंट मैंने पढ़ा था, उन्होंने बोला था कि हमारा जो कानून व्यवस्था है वो बहुत कमज़ोर है, तो अपराधी यहाँ जल्दी छूट जाते हैं, तो इसलिए मतलब आपने ये फिल्म बनाई है तो थोड़ा सोच समझ के ये फिल्म बनाओ, ये रिलीज़ मत करो। मतलब तो इस तरह के वो डेथ थ्रेट था वो कि मार देंगे तो हम छूट जाएंगे, कानून व्यवस्था बहुत कमज़ोर है यहाँ की। और गालियाँ तो बहुत आती हैं, वो फेक अकाउंट से जिनसे 0 फॉलोवर रहते हैं जी वो इसीलिए ही बनाते हैं, वो गालियाँ आती हैं और अलग अलग प्रोपोगंडा, मतलब अलग अलग शिट वाली बातें वो लोग करते हैं, बट उन पे ध्यान में देता नहीं है। मैं मैसेज भी पढ़ना बंद कर दिया। स्टार्टिंग में मैंने पढ़े पोस्टर के दौरान, बट बिल्कुल। आफ्टर दैट मैंने वहाँ ध्यान ही नहीं दिया, बिकॉज वो हम फिल्म बना रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर छोटी सी चीज़ भी अगर हम कुछ अलग बताने की कोशिश करें तो गालियाँ देनी शुरू कर देते, तो दैट्स नॉट द राइट थिंग। जी आपको कभी ये लगा कि ये जो थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे अकाउंट तो आप डिकोड कर लेते हो देख के कि ये या बॉट है या हाँ कुछ है, पर कभी आपको ये लगा कि यार ये लोग शायद, क्योंकि कुछ लोग टेढ़ी बुद्धि के भी होते हैं, तो आपको कभी लगा कि यार इससे थोड़ा आई हैव टू बी लिटिल अलर्ट? या देखिए, या डेफिनेटली मैं अलर्ट तो हूँ इस वक्त, बिकॉज क्योंकि ऐसे आप ये सेंसिटिव सब्जेक्ट पे बनाया है और यहाँ पर जो ठीक है लोग हैं, सेकुलर इंडिया है, बट दे आर बिट लाइक कि कुछ भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके तो ऑब्वियस है चलना पड़ता है। एंड होपफुली वो उसमें अब डरने वाली बात नहीं है। एज अ फिल्म मेकर यार, यू हैव टू बी ब्रेव। हाँ, वी हैव टू बी ब्रेव। हम जब फिल्म मैंने इतनी बोल्ड बनाई है तो इतना खुद में बोल्ड बनना ही पड़ेगा। डर के बैठेंगे तो फिल्म नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल एग्रीड। मूवी अब रिलीज हो गई है, आप बता रहे थे कि आप गए थिएटर विजिट में, आप लोगों से मिले, उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन या सबसे ज़्यादा शायद ऑनेस्ट रिएक्शन होता है। सो बेसिकली आई विजिटेड यस्टरडे, फ्राइडे को मैं गया था। सो इट वाज पैक फुली, हाउसफुल था पूरा। तो लोगों के बहुत अच्छे रिएक्शंस मिले मुझे। और लाइक सबसे अच्छा रिएक्शन, मतलब कुछ 2-3 मैं आपको पॉइंट आउट जी के बताता हूँ, सारे तो शायद नहीं बता पाऊंगा। तो एक एक व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि ये जो फिल्म है ना आपने जो बनाई है, ये कहीं से कहीं तक भी प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है ना, ये कहीं से भी कहीं तक किसी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर रही है। ये फिल्म देश की फिल्म है, आपने ये फिल्म इंडिया के लिए बनाई है, भारत के लिए फिल्म बनाई है। जी। देन एक सेकंड था कि एक हिस्ट्री टीचर थी, बोल रही थी कि मैं 20-25 साल से पढ़ा रही हूँ बच्चों को हिस्ट्री। ये फिल्म देखने के बाद मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं बच्चों को गलत हिस्ट्री पढ़ा रही थी। उन्हें गिल्ट हो रहा है। उन्हें गिल्ट हो रहा है कि मैं टीचर क्यों बनी। तो शी वाज सेइंग, तो मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो मतलब आप एजुकेशन बोर्ड को कह रहे हैं, आपने जो एजुकेशन बोर्ड को फिल्म के अंदर लाइक एक हैमर किया है कि वो जागे, वापस से अवेकन हो, रिविजिट करे, कुछ भी ऐसी तथ्यों को बुक में ना छाप दे। और थैंकफुली अब हो भी रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है 2025 में, अब सब कुछ बदल रहा है। जी। तो शी वाज सेइंग कि हेड्स ऑफ टू यू सर, कि आपने ये फिल्म बनाई और आप प्लीज़ आगे भी ऐसी फिल्म बनाते रहें। तो ये मतलब अच्छा कॉम्प्लीमेंट था। और मुझे कुछ अच्छी जनरेशन के जो बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं 9th-10th में, दे वर लिटरली सेइंग कि हमको सिर्फ सल्तनत के बारे में ही पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। है ना? टेक्स्ट बुक्स। जो टेक्स्ट बुक्स हैं, हमें सल्तनत के बारे में पढ़ाया जाता है, हमें ये फलाना राजा ये था, मुगल था, तो उसके बारे में ही हमको बहुत ब्रीफली स्टडी कराया जाता है। लेकिन हमें डेफिनेटली नहीं पढ़ाया जाता कि मंदिर, ये आर्किटेक्चर कैसा है, ये मंदिर किसने बनाया, है ना, या राजा सूर्यवर्मन कौन था, किसी बच्चे को नहीं पता होगा। इन्होंने इतना बड़ा अंकोर वाट मंदिर जो 8वां अजूबा है विश्व का, बिल्कुल। कंबोडिया में स्थित, तो वो बनाया है। या तो हमारे हिंदू राजाओं के बारे में, मतलब हमारे क्या, मतलब सबके, ये पूरे हिंदुस्तान के राजा हैं वो लोग, तो उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। मेरी फिल्म में डायलॉग भी है कि छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, उन सब के बारे में लिखने के लिए आपके पास शब्द कम पड़ जाते हैं। और अकबर महान, औरंगजेब सर्वशक्तिमान, शाहजहाँ प्यार की पहचान, जी। ये सब आप हमको बता रहे हैं। बिल्कुल। तो वो बच्चों से आया मुझे कि सर ये हमें पता नहीं था, और डेफिनेटली हम जाएंगे और प्रिंसिपल सर से कंप्लेंट करेंगे कि सर वी शुड रिविजिट द हिस्ट्री अगेन। वेरी गुड, दैट्स वेरी कमेंडेबल। या आगे क्या प्लान है जी? जैसे अभी ये पहला वीक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अभी आप और थिएटर विजिट्स करने वाले हैं, और जो एक पोस्ट प्रमोशन प्लान होता है उसके बारे में? सो अभी डेफिनेटली मुझे, क्योंकि रिएक्शंस देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और एज अ फिल्म मेकर ऑडियंस के बीच में फिल्म देखना और उनके रिएक्शन लेना, ये मतलब किसी सपने से कम नहीं है। और ये Amazing टाइम है, अमेजिंग टाइम होता है ये, और ये टाइम बहुत सालों बाद आता है, जल्दी जल्दी नहीं आता है।
टच वुड ये वापस जल्दी आए मेरे पास। बिल्कुल। तो ये डेफिनेटली आई विल विजिट सम मोर थिएटर्स, और जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है पब्लिक के जो मुझे मिल रहे हैं वो डेफिनेटली लूंगा, क्या ताकि मुझे पता चले कि हाँ व्हाट ऑडियंस वांट एक्चुअली। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हर जनरेशन, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने भी हमको UA 13+ सर्टिफिकेट दिया है कि बच्चा भी इस फिल्म को देखे, और हर जनरेशन का आदमी फिल्म देखने आ रहा है, बच्चा हमारी एज के, हमारे पेरेंट्स की एज के, और अबव 70। तो ये जो बैरियर जो खुला है, मतलब तो इट वाज अ आई ओपनिंग फॉर मी कि यार मैं जब देख रहा था थिएटर में, बुजुर्ग लोग आए हुए थे, बीमार है, चल नहीं पाते हैं, वो लोग ये फिल्म देखना है, तो ये बहुत ही मेरे लिए इंस्पायरिंग था। एंड वो दे गिव मी आशीर्वाद, बेटा वेल डन, ऐसी फिल्में बनाते रहना ताकि हमारा देश जागे। That is heartwarming, and I think these things go a long way. या डेफिनेटली मतलब ये मेरी तो और बड़ी जिम्मेदारी अब बन गई है बहुत ज़्यादा, कि अब तो मुझे बहुत सब्जेक्ट जो मुझे बनाने हैं आगे, कुछ भी बनाने हैं, तो बहुत ही सोच समझ के, और डेफिनेटली जिसमें देश की तरक्की हो, देश का विकास हो, और लोगों को कुछ समझ में आए, ऐसी फिल्में बननी चाहिए। एंटरटेनमेंट तो बना ही रहे हैं लोग। बिल्कुल, आपके प्रोड्यूसर्स तो काफ़ी खुश होंगे। और आपकी बात हुई परेश जी से और जाकिर जी से, या यार उनका क्या रिएक्शन रहा? सो परेश जी इज़ वेरी हैप्पी, उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है फिल्म का, एंड वो स्टार्टिंग से हैप्पी, उनको ना एक्चुअली ट्रोलर्स से कभी फर्क भी नहीं वो पड़ता। तो मुझे दिख गया कल। ही इज़ वेरी वेरी ब्रेव, उनको वो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो एक ही बात पे थे, यार आपने फ़िल्म अच्छी बनाई है, आपने स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी थी, रिसर्च बहुत अच्छी लिखी थी, उनको पसंद है पर्सनली। अब वो क्या चलती है, नहीं होती है, बट ही लाइक्ड इट। और मैंने कल ही उनको मैसेज किया कि सर बॉक्स ऑफिस इज़ मतलब अच्छा कलेक्शन हो रहा है, पब्लिक के रिएक्शन बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो ही वाज़ ऑल्सो मतलब कि यार बहुत बढ़िया है, मतलब आपके लिए तो पहली फ़िल्म है तो अच्छा है बहुत, उनके लिए तो वही 40 साल हो गए हैं, तो हमें तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस मिले हैं। जी। बट हाँ, उनके लिए फ़िल्म बहुत स्पेशल है, उन्होंने बहुत इस फ़िल्म के लिए मेहनत की है, और डेफिनेटली आई थैंक्स टू हिम राइट नाउ, कि उन्होंने बहुत इस फ़िल्म को पर्टिकुलरली कीन आइज़ से मेरे पीछे लगे रहे, इंक्वायर करते रहे, क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है। ओके। एंड सेम ज़ाकिर सर भी ऑल्सो हैप्पी कि हाँ यार चलो अच्छी फ़िल्म जा रही है। वेरी नाइस। अभी जैसे जब तक बॉक्स ऑफिस रन हो रहा है इसका अच्छा होता रहे, उसके बाद फ़िल्म इवेंचुअली OTT पे आती है, तो उसके बारे में आपके ऑलरेडी प्री प्लानिंग चालू हो गई होगी, और जो सीन जो करते हैं उसको वापस लाने के लिए आर यू ट्राइंग कि वो उसमें आ जाए किसी तरह? डेफिनेटली आई स्पीक विद देम कि वो अनकट जो वर्जन रह गया था, अनकट वर्जन वो रिलीज हो OTT पे। आई वांट, क्योंकि ओवरसीज में भी रिलीज हुई है फिल्म हमारी, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह है, वहाँ से भी अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी लेकिन इंडियन कट वर्जन ही गया है जो यहाँ पे सेंसर हुआ था। बट आई ट्राई फॉर OTT कि अनकट वर्जन जाए वहाँ पर, अदरवाइज नहीं जाएगा तो आई पुट इट ऑन द यूट्यूब। दैट्स इंटरेस्टिंग। आई थिंक पेपर मॉडल जो मॉडल आ गया है, पेपर व्यू, हाँ जो आमिर खान ने रिसेंटली हाँ डाला है, सिर्फ अपनी आमिर खान प्रोडक्शन फिल्म की, कि आप पैसा दो और फिल्म दो, या पूरी फैमिली के साथ या 2-3 यस, तो वो भी कर तो OTT पे फिल्म आएगी तो कट के साथ आएगी, और नहीं होगा तो डिलीटेड सीन का फॉर्मेट करके डाल सकते हैं उसको। जी। अ, आने वाले टाइम में ऑडियंस के लिए आप क्या ऑलरेडी बनाने में लग चुके हैं, जिसके बारे में आप बता सकते हैं? मे बी द जॉनर, या जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं अभी कि क्या रेडी है? हाँ, या मेरे माइंड में कुछ टॉपिक चल रहे हैं, और एक बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब लाइक कि इट्स एन आर्मी बेस्ड फिल्म। अरे वाह! हाँ, सो मतलब अभी मैं उसके लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, एंड आई वांट टू पिच इट सम लाइक गुड एक्टर ओके। इन दैट। तो टचवुड अभी मैं नाम रिवील नहीं करूँगा उसका ज़्यादा, बट एक बार फाइनली हो जाए तो आई विल डेफिनेटली अनाउंस इट सून। सो वो आर्मी बेस्ड फिल्म है, और बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है वो, और डेफिनेटली मेरा शुरू से इट्स नॉट अ वॉर फिल्म, इट्स नॉट अ वॉर फिल्म, इट्स अबाउट आर्मी एंड द इमोशंस। आर्मी एंड द इमोशंस, एंड वो मतलब बच्चों को बहुत पसंद आई वो फिल्म। ओके। या एंड डेफिनेटली अभी उसकी राइटिंग स्टार्ट मैंने की है, ड्राफ्ट हुआ है, अभी उस पे काम करना बाकी है काफ़ी। कमिंग बैक टू द ताज स्टोरी, आपके हिसाब से व्हाट इज दैट मेन मैसेज, मूवी मेन संदेश क्या देती है? और जो लोग ने अभी मूवी नहीं देखी है, जो अभी शायद फिर से उससे एक प्रोपेगेंडा फिल्म की नज़र से ही देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि एक्चुअल ये दिखा रही है मूवी, ये संदेश है और ये प्रोपेगेंडा नहीं? सो बेसिकली देखिए फिल्म तो रिलीज हो गई है, और जो लोग अभी भी ये सोचे जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है और प्रोपेगेंडा ही फिल्म समझ रहे हैं, आप जाइए रिव्यूज़ देखिए उन ऑर्गेनिक ऑडियंस के जिन्होंने फिल्म के रिव्यूज़ दिए हैं, तो जिनको कहीं से कहीं तक कि प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं लग रही है। और अगर प्रोपेगेंडा मेरी फिल्म के अंदर एक डायलॉग भी है कि हमको उतना ही पढ़ाया जाता है जितना पढ़ाना ज़रूरी है।
अगर उससे ज़्यादा आपने पढ़ाने की कोशिश की तो उसे प्रोपेगेंडा या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह के खारिज किया जाता है। हाँ। तो जिसको माइंड में है ये बात कि हाँ ये प्रोपेगेंडा है, तो फिर वो फिल्म भी देख ले, वो प्रोपेगेंडा ही है, बिकॉज सम आई थिंक क्रिटिक्स डिड दैट ऑल्सो। एजेंडा फिल्म है, प्रोपेगेंडा फिल्म है, बट आई बिलीव इन द ऑडियंस रिएक्शन, ऑडियंस इमोशन। वो पुल्ड आउट, वो उनको घर से उठा के थिएटर में वो लोग जा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, बिल्कुल। है ना। और वो भी अभी दिवाली गई है, थामा अच्छी फिल्म गई है, कंथारा गई है, उसके बावजूद वो लोग मेरी फिल्म देखने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ उसमें हो गई है ऐसी बात। तो प्लीज़ आप लोग फिल्म देखिए ज़रूर, और तब उसके बाद अपनी ओपिनियन राय बनाइए, आपको जो भी स्टार्स देने आप दीजिए। बिल्कुल। ऑल्सो आजकल थिएटर में अगर कोई जा रहा है, जैसे मुझे याद है जब मैं बच्चा था तो मम्मी पापा लेके जाते थे, तो एक बहुत कम खर्चे में एक मूवी 4 लोग देख लेते थे। आजकल टिकट्स आर हाई, वेरी हाई। बिल्कुल कुछ ज़्यादा है, और अगर आप फिर उसके बाद कुछ खाने-पीने में जाएँ तो इट बिकम्स अ वेरी बिग प्रोसेस लाइक फैमिली के 5,000 रुपए का खर्चा है। बिल्कुल, या तो बहुत सारे रिलीज़ेज़ के बाद फ्रॉम धर्मा फिल्म्स आल्सो आई हैव सीन कि जब एक होम बाउंड जैसी उनकी मूवी आती है, जो इतनी बड़ी बिग टिकट फ़िल्म नहीं है, हाँ। वो उसके लिए 99 पे कर देते हैं या 1+1 कर देते हैं। तो आप भी वो मॉडल धीरे-धीरे फ़ॉलो करेंगे कि आपको लगता है कि अभी लेट इट बी व्हाटएवर इट इज़? या मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटर डेफिनेटली डिसाइड करेंगे, और ये मॉडल डेफिनेटली हुआ तो वी आर ट्राइंग कि टैक्स फ्री हो जाए। जी, जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे मल्टीप्लेक्सेस में जाना, एटलीस्ट वो लोग भी देख लें। तो डेफिनेटली ये जो टिकट्स के रेट हैं हाई हुए हैं, और जो पॉपकॉर्न और समोसास के रेट इतने हाई रहते हैं, ये थोड़े डिक्रीज होने चाहिए, ताकि प्रोड्यूसर को भी डेफिनेटली बेनिफिट हो और ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल्स हों। क्योंकि आधे लोग ओटीटी का इंतजार करने लगे हैं कि ओटीटी पे आ जाएगी फिल्म, है ना, तो हम क्यों जाएं देखने। तो वो थोड़ा सा एक समय मतलब चेंज हुआ है। तो अब 400 मैं तो देख रहा था अभी बुक माई शो पे 1200 रुपए के भी टिकट थे, 800 रुपए के भी टिकट थे। तो आई वाज शॉक, मैं तो कभी नहीं गया हूँ इतने मैं यार टिकट लेके। तो बट फिर भी आई विश कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और अगर होगा तो डेफिनेटली विल टॉक टू आवर डिस्ट्रीब्यूटर कि आप टिकट प्राइस कम कर दें। बट क्या होता है, इनिशियली दे ऑल्सो वांट टू रिकवर देयर मनी, है ना, प्रोड्यूसर मनी एंड देयर मनी, दे इन्वेस्टेड। उसके बाद डेफिनेटली आई थिंक दे विल थिंक। ओके। आजकल बहुत कंटेंट ऐसा आता है, ऐसा क्या है, बहुत सारे लाइन से आता रहता है। इट्स सो स्पीड, इतना स्पीड है कि हम लोग भी देखते जाते हैं, फिर एकदम अगले वीकेंड एक रिलीज़ है, फिर कुछ वेब शोज़ भी हैं, वेब शोज़ लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, फिर उनको रिव्यू करो तो आप एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, और इतनी सारी चीज़ें आती हैं लाइन से कि मीडियोकर हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। अभी जो कंटेंट है, जो आ रहा है लाइन से, वेदर इट बी फ़िल्म्स या वेब शोज़, आप उसको कैसे गेज करते हैं? क्योंकि आप भी आई एम श्योर एविड वॉचर होंगे। या सो बेसिकली मैं देखिए अभी तो ये ताज स्टोरी के प्रोसेस में बहुत 2.5 साल से आई वाज वेरी ऑक्यूपाइड। ठीक है, स्क्रिप्ट है, ये है, तो वो एक अलग स्ट्रेस और काम में बिजीनेस रहती है। बिल्कुल। तो मैं देखा, बट पर्टिकुलर शोज़ या पर्टिकुलर फिल्म्स ही मैंने देखी हैं। बहुत मतलब लाइक कि बहुत ज़्यादा डेली चेंज करके नहीं देख पाया। बट हाँ, जिसका मुझे लगता है कि हाँ यार, ये इसकी थोड़ी-सी नॉइज़ है मार्केट में, तो मैं डेफ़िनेटली उसको वॉच करता हूँ। और जो देखिए मीडियोकर कंटेंट जो है, देखिए मीडियोकर और अच्छी बनाने के लिए ना उतनी मेहनत चाहिए होती है। हाँ, ये सेम मेहनत लगता है, और हाँ। फ्लॉप या हिट को बनाने के लिए उतनी मेहनत चाहिए होती है, और ऑडियंस तो ठीक है 2 मिनट में उसका वर्डिक्ट दे देती है। बट कंटेंट बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं, और इससे क्या है कि बिज़नेस वालों को भी बिज़नेस मिल रहा है, और जो यहाँ पे आर्टिस्ट काम करते हैं, और हर जगह देखिए कॉम्पिटिशन है। जो अच्छा कंटेंट बनाएगा वो डेफ़िनेटली जीतेगा, ऑडियंस के दिल तक पहुँचेगा वो, है ना? जिसका नहीं पहुँचा तो डेफ़िनेटली दे विल कीप ट्राइंग। या बिल्कुल, बहुत सारे लोग आते हैं अपने शहर के कंफर्ट को छोड़ के। कंफर्ट को छोड़ के उनको डेफ़िनेटली मौका मिलना चाहिए, और नए-नए एक्टर्स को मौका मिलना चाहिए, और एस्पायरिंग डायरेक्टर्स को मौका मिलना चाहिए, है ना? तो डेफ़िनेटली होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बने। सिर्फ़ सीमित ना रह जाए कि हम लोग सिर्फ़ नंबर्स देख के और बड़े-बड़े स्टार्स की फ़िल्म देखने ही हम लोग थिएटर तक जाएँ। जी। बिकॉज़ अब ताज स्टोरी से मुझे पता चल रहा है कि हाँ, डेफ़िनेटली हमारी बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं है फ़िल्म में। बट परेश जी ने अपने कंधों पूरी फ़िल्म को अपने कंधों पे जो लेके गए हैं, ऑडियंस उसको बहुत अच्छा मतलब रिएक्शन दे रही है, बहुत प्यार कर रही है। एंड जो पंचेस परेश सर ने किए हैं मतलब डिलीवर कोर्ट रूम सीन्स में, डेफ़िनेटली मतलब है रिमार्केबल। तो आपके फ़ेवरेट सीन्स क्या हैं मूवी के, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद? मेरी तो पूरी फ़िल्म फ़ेवरेट है, बट लाइक एक हिस्टोरियन, एक तो एनसीईआरटी सॉरी मैंने फ़िल्म में आईईआरटी मेंशन किया है, एजुकेशन बोर्ड सीन है, कोर्ट रूम सीन। सो उसमें एक उर्मिला थापर
करके आती है, तो उसमें वो सीन पर्टिकुलर एजुकेशन बोर्ड के ऊपर है, कोर्टून सीन, उन पर क्वेश्चन कर उन पे क्वेश्चन करते हो, वो मेरा फेवरेट सीन है, उसके डायलॉग्स मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। और एक हबीब हिस्टोरियन कोर्ट में आते हैं, रियान हबीब करेक्टर नाम है मेरा, तो उनको वो किस तरह से लाइक जेल करते हैं और वो ग्रिल करते हैं उनको, सो वो मुझे इंटरेक्शन वो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है वो भी। जैसे बहुत सारे तो मूवी गोअर्स तो आपको रिएक्शन दे रहे हैं, ऐसे जो हिस्टोरियंस हैं उनकी तरफ से कुछ आया आपको रिस्पांस, जो उन्होंने मूवी देखी और शायद वो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ अगेंस्ट, कुछ न्यूट्रल होंगे, तो उसके बारे में कुछ बताएं। सो मेरे पास सपोर्ट में रिएक्शंस आए हैं, जैसे आभास मालदहियार हैं ऑथर, बाबर नाम की किताब लिखी है उन्होंने, जी। मतलब बहुत अच्छे रिमार्केबल ऑथर हैं वो। सो उनका रिएक्शन आया है, उन्होंने भी पूरे ताजमहल पर इस पे बाबर पे रिसर्च की है। तो वो तो काफ़ी इंटरेस्ट से देख रहे हैं। हाँ, तो इंटरेस्ट से देखा, उन्होंने बोला बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और डेफिनेटली बहुत अच्छा है। एक और हैं जिन्होंने ताजमहल पे रिसर्च की थी बहुत सालों तक, है ना, डॉक्टर विद्याधर ओक। सो ही कॉल्ड मी यस्टरडे एंड कह रही, मतलब सीरियसली पैट ऑन योर लाइक मतलब शोल्डर, कि आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और बहुत बैलेंस तरीके से पूरा रिसर्च आपने इसमें डाला है। तो मैंने कहा कि सर, मेरे पास तो इतना रिसर्च मटेरियल था कि मैं इसकी वेब सीरीज़ बना सकता था। वो फिल्म के लिए मुझे बहुत ज़्यादा चॉक आउट करने लगा, फिर भी फिल्म की लाइक फिल्म नहीं बना पाया मैं उसके ऊपर। तो कह रहे नहीं, वेरी वेल डन, मतलब आपने बहुत अच्छी तरीके से फिल्म को निकाला, कहीं से कहीं तक भी वो प्रोपोगंडा नहीं लग रही, कंट्रोवर्शियल नहीं लग रही है। वो बहुत बड़ा मतलब स्टेटमेंट उन्होंने दिया, बिल्कुल, बिकॉज इज़ अ वेरी लाइक बहुत अच्छे, इज़ अ वेल रेड, मैं बहुत सारी किताब लिखी हैं, बहुत रिसर्च की है उनमें। बहुत सारे लोग जो आते हैं इधर डायरेक्टर बनने, जैसे अपन बात कर रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता कहाँ पे अप्लाई करना है फॉर बीइंग डायरेक्टर्स या एडी। आप अगर आपने एक पूरी मूवी बना दी है जो रिलीज़ हो चुकी है, जितने भी रूल्स हो रेगुलेशंस फॉलो करके, आपकी तरफ से क्या वो एक टिप रहेगी जो लोग आते हैं जिनके पास शायद यहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं है या वो नेटवर्किंग नहीं कर पाते, उनके लिए आप क्या कहोगे कि ये चीज़ तो फॉलो करो ही? देखिए, एक ही सिंपल रूल है जो मुझे समझ में आया है कि नेटवर्किंग कितने ही कर लो, कोई भी यहाँ पे कोई किसी को मतलब काम नहीं देता है कि हाँ बहुत नेटवर्क है। मैंने ऐसे-ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत बड़े-बड़े डायरेक्टर्स की ही बिल्डिंग में रह रहे हैं। बहुत बड़े-बड़े एक्टर्स की बिल्डिंग में ही रह रहे हैं, बट फ़िल्म नहीं बना पा रहे, उनके पास बहुत अच्छा नेटवर्क है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। मुझे लगता है फ़िल्म मेकिंग के लिए सिर्फ़ एक ही पैशन की ज़रूरत है, फ़िल्म बनाना। भले ही आप शॉर्ट फ़िल्म, मैंने मुझे याद है कि एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी मैंने, बहुत ₹5000 में स्टार्टिंग में आया था, बादशामी एक शॉर्ट फ़िल्म थी मेरी। ₹5000 में मैंने वो शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी इधर-उधर से पैसा लेके, एंड वन ऑफ माय डायरेक्टर हेल्प्ड मी, उन्होंने भी मुझे दिए थे कि बनाओ, तुम शॉर्ट फ़िल्म बनाओ। तो शॉर्ट फ़िल्म से ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। जो ही यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आई थिंक अब शायद वो नहीं है, वो किसी प्लेटफ़ॉर्म पे गई थी, जी, पॉकेट फ़िल्म्स ने वो फ़िल्म ली थी, या उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे लाइक तो मुझे यही था कि ये फ़िल्म बनाना है, फ़िल्म बनाने का जो पैशन है ना, कि फ़िल्म का जो प्रोसेस है, आप फ़िल्म बनाइए, गो एंड शूट। चाहे आप आईफ़ोन से शूट आईफ़ोन से शूट करो, चाहे किसी से शूट करो, गो एंड शूट। और नेटवर्क वाली बात है, वो खुद ही कनेक्ट कहीं न कहीं से हो जाता है। हाँ, सब ऑडियंस मिल ही जाएगी। इट्स योर फॉर्च्यून, मतलब ऑडियंस मिल जाएगी, आपका फॉर्च्यून है डेफिनेटली। अगर आप शिद्दत से चीज़ें किसी काम में लगे हुए हैं, फ़िल्म बनाना चाहते हैं, तो आपको प्रोड्यूसर्स भी मिल जाएँगे। मेरे साथ तो डेफिनेटली वैसे ही हुआ, क्योंकि मैं शॉर्ट फ़िल्म से सारी जर्नी स्टार्ट करी, बिकॉज़ बिग बजट नहीं मिलता है, बिल्कुल, है ना? तो इतना बजट का प्रोड्यूसर ढूँढना डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है। और अगर आपको मिल रहा है, तो मुझे ये प्रोड्यूसर भी पहली बार, जब मैं सुरेश जी को बहुत सालों से जानता हूँ, सो जब ये भी मुझे मिले तो उन्होंने मेरी शॉर्ट फ़िल्म ही देखी थी। रेफरेंस के तौर पे। तो मेरे हिसाब से आपको काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल, बजट वो की बहुत वे बजट की चिंता नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। आपके पास जो बजट है, आप उसमें फ़िल्म बनाइए एंड पुट इट ऑन द यूट्यूब, पुट इट ऑन द फ़िल्म फेस्टिवल। बिल्कुल, फ़िल्म फेस्टिवल में तो मैं बहुत जाता हूँ, फ़िल्म फेस्टिवल में, तो वो यही जर्नी है आपकी। आपको कोई किसी यशराज फ़िल्म या धर्मा का पैक नहीं मिलेगा कहाँ से। वेरी ट्रू, बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि अगर आप अपना काम दुनिया को दिखा ही नहीं रहे तो कैसे पता चलेगा कि आप लोग डरते हैं, मैं बता रहा हूँ, लोग डरते हैं यहाँ पे। वो मैंने बहुत कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि कहते हैं कि यार नहीं, मेरे पास जब अच्छा बजट आएगा ना, मैं तभी बनाऊँगा। क्योंकि उनको एक फ़ोबिया है अंदर से कि यार मुझे लोग क्या कहेंगे? तो कुछ तो लोग जजमेंट का डर। जजमेंट करते हैं, तो कुछ तो लोग कहेंगे वाली जो थ्योरी है ना, वो चलती नहीं है यहाँ पे। नहीं चलती। तो आपको अच्छा बनाओ, बुरा बनाओ, अपने लिए बनाओ, एक्सप्लोर करो फील्ड को, वही एक्सपीरियंस आपको मतलब फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट्स व्हाई ये फ़िल्म मैं बना पाया, क्योंकि अगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं होता फील्ड का, तो मैं बहुत डरा-डरा घूमता। सेट पे आई वाज़ वेरी मतलब लाइक कॉन्फिडेंट। आप मतलब एक्टरों से डील करना है, इतने बड़े-बड़े दिग्गज एक्टर हैं मेरी फ़िल्म में, सब एनएसडी पास आउट हैं, परेश रावल सर हैं। सो यू हैव टू बी लाइक टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग।
बहुत सारे एक्टर्स भी आते हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिलता है। मैंने भी उन लोग को, अपने दोस्तों को कहा है कि सोशल मीडिया है एक टूल, तो आप अपना काम तो डालो और धीरे-धीरे या आई विल लैंड समवेयर। यू लर्न समवेयर, या डेफिनेटली। तो जाते-आते मुझे एक चीज़ बताइए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसके लिए हम ये पूरा इंटरव्यू कर रहे हैं, फ़िल्म की यूएसपी, जो लोग ने मूवी नहीं देखी है अभी तक, वो क्यों जाएँ, टिकट खरीदें और ये मूवी देखें विद द फैमिली, क्योंकि क्लीन फ़िल्म है। देखिए क्या है कि ताजमहल एक सिंबल ऑफ लव के बारे में, मतलब लोगों का ये परसेप्शन है कि सिंबल ऑफ लव है, जी। तो जो कि मेरे हिसाब से नहीं है। बिकॉज सिंबल ऑफ लव जो 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए, ये थ्योरी ताजमहल के बारे में कही जाती है कि शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, वो सब झूठ है, झूठी थ्योरी है वो सब। तो जो ताजमहल के बारे में हमको झूठ सिखाया गया अभी तक, जो पढ़ाया गया या जो सुना है कि 22 सालों में बना था, 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए, इट्स अ सिंबल ऑफ लव। डेफिनेटली ये अच्छी इमारत है, एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, 7th वंडर ऑफ वर्ल्ड है। बिल्कुल। उसपे कुछ भी ज़रा सा भी अल्टरनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एज़ इट इज़ जैसा है वैसे ही रहे, मकबरा ही रहे। लेकिन जो इसकी कहानी है, वो कहानी जानने के लिए जो इसकी किसी की बैक स्टोरी है, जो आपको नहीं पता है, क्योंकि अगर आप इस ताजमहल को इतना प्यार करते हैं, ये 7th वंडर ऑफ वर्ल्ड है, वो स्टोरी जानने के लिए आपको एक बार ताज स्टोरी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि फ़िल्म हमने बहुत रिसर्च के साथ बनाई है। और जो स्टोरी लोगों को नहीं पता है, एक आपको अलग पर्सपेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप एज़ अ ऑडियंस खुद डिसाइड करते हैं, खुद समझदार हैं कि क्या है मतलब ताज की रियल कहानी। बट हमने जो दिखाया बहुत रिसर्च के साथ दिखाया है, और उनको ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज़ ताज की अगर कहानी वो नहीं देखेंगे, तो शायद वो बहुत कुछ चीज़ें मिस कर जाएँगे और वो एक मिसपरसेप्शन में घूमते रहेंगे कि हाँ यार, ताजमहल ऐसा है। जी। मेनी मोर हाउसफुल शोज़ टू यू। आप ऐसे ही जाइए, लोगों से मिलिए और अपनी आवाज़ उनको बताइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, या थैंक यू। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल पॉडकास्ट देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल मेरी सहेली, और बेल बटन को क्लिक करना मत भूलें, और बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आपको एपिसोड कैसा लगा और ये बातें कैसी लगी। थैंक यू।